नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके कुछ ही देर बाद बंगाल चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए होंगे, इसलिए शायद यह वीडियो उतना आप देखें भी नहीं। लेकिन बंगाल चुनाव पहले और उसके बहाने और आज जब नतीजे आने वाले हैं, हमारे देश के पतित पत्रकारों और बुद्धिजीवियों पर बात करनी बहुत जरूरी है। मैं हालांकि उनको बुद्धिजीवी या पत्रकार कहना भी नहीं चाहता, लेकिन अब जो रवायत है उसका निर्वाह करते हुए, जो प्रथा है उसका निर्वाह करते हुए, मैं उनको बुद्धिजीवी कह देता हूं, पत्रकार कह देता हूं। इस सूची में सबसे पहला नाम राजदीप सरदेसाई का आता है। राजदीप सरदेसाई वही है जिसको आप राजदीप मेडिसन सरदेसाई कर सकते हैं। मेडिसन स्क्वायर पर राजदीप की पिटाई हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है क्योंकि वह अपनी एक तरफा और एजेंडाबाज पक्षकारिता वहां चला रहा था और वहां लोगों ने उसको दो चार थप्पड़ रख दिए। एक इसी तरह का पक्षकार होता है आशुतोष। आशुतोष जेएनयू से पढ़ा। जेएनयू में उसने बाकायदा एक, इस हिसाब से जेएनयू में पढ़ने के हिसाब से वो मेरा सीनियर भी लगता है। जब जेएनयू में वो पढ़ता था तो उसके संगी साथियों ने मुझे बताया, हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि उसने बाकायदा एक पर्चा निकाला था और उसमें कहा कि मैं जाति को नहीं मानता हूं, ब्ला ब्ला, और उसने अपने नाम से गुप्ता हटाया और आशुतोष अपना नाम लिखना शुरू किया। कांशीराम से थप्पड़ खाया, उसके बाद यह मीडिया में चर्चित हुआ एक पत्रकार के तौर पर। हालांकि यह हमेशा से पक्षकार था। शब्दों को चबा चबा कर बोलने के अलावा इसकी कोई अदा नहीं थी। इसके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं होते हैं। ये केवल और केवल अपना विशुद्ध एजेंडा चलाता है। लेकिन फिर यह आम आदमी पार्टी में गया और आम आदमी पार्टी में इसने जब टोपी पहनी, उसके साथ ही इसने अपने नाम के साथ गुप्ता जोड़कर आशुतोष गुप्ता पूरा नाम लिखना शुरू किया। इसी का एक साथी, और इसने सीएनएन में रहते हुए क्या क्या किया, कहां कहां किया, ये मैं इस पर बात नहीं करूंगा। हाँ, जब सीएनएन आईबीएन नाम का एक चैनल हुआ करता था दोस्तों, तो याद कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, उसमें कैश फॉर वोट यानी संसद में सवाल पूछने को लेकर, प्रश्न पूछने पर पैसों की बात हुई थी। जैसे अभी हाल में महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड किसी और को दे दिया था, संसदीय लॉगिन और पासवर्ड, ताकि सवाल पूछे जा सके। ये लोग हमारे भाग्य विधाता है। और पूरी घोषणा हुई, कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, सांसदों के बारे में बताया जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई। और इसके साथ ही अगले दिन वो पूरा का पूरा ऑपरेशन विधेल्ड कर लिया गया, रोक लिया गया। कारण किसी को पता नहीं सिवाय इन लोगों के। इसी तरह एक परचून की दुकान चलाने वाले बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हुए हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी। उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके लैपल का माइक ऑन है, और जब वो केजरीवाल के साथ अपनी एजेंडाबाजी तय कर रहे थे तो वो पूरा का पूरा कैद हो गया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत क्रांतिकारी क्रांतिकारी, ये तो बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा। और तब से उनका नाम बहुत है क्रांतिकारी पड़ गया। रवीश पांडे की बात मैं कल कर चुका हूं, जो ये पूछता है कि इस देश में मोहम्मडन अगर बहुमत में आ जाएंगे तो क्या होगा। वह पूछता है कि अगर गंगा एक्सप्रेसवे से, जो हाल ही में अभी जिसका उद्घाटन हुआ है, उससे अगर आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे मेरठ से 6 घंटे में और 5 घंटे की बचत कर लेंगे तो क्या होगा। वह हिंदू लड़कियों के बीच जाता है और कहता है कि हिंदू लड़कों से शादी मत करना, क्योंकि हिंदू लड़के सांप्रदायिक हो गए हैं। सांप्रदायिक क्यों हो गए हैं? इसलिए सांप्रदायिक हो गए हैं क्योंकि वो अब सवाल पूछने लगे हैं। एक तरफा जो इन लोगों की सेकुलरिज्म की गाड़ी थी, उसकी आड़ में अब नंगा फरुखाबादी खेल नहीं चल रहा है। हिंदू लड़के अब सवाल पूछते हैं कि जब कलावा काटा जा सकता है तो बुर्का क्यों पहना जा सकता है, बुर्का हमारी राष्ट्रीय पहचान क्यों बनाने पर आमादा हैं ये लोग, और मुसलमानों का तुष्टीकरण इस हद तक क्यों किया जाएगा, जबकि यही
बड़ी बात है कि मुसलमानों को इस देश में रहने दिया गया, जबकि उन्होंने मां भारती का आंचल फाड़कर अपने लिए एक दूसरा देश अपनी औकात के हिसाब से ज्यादा लिया। कहने को बहुत सारी बातें आ जाएंगी और 15 मिनट में 20 मिनट में वो समेटी नहीं जा सकेंगी। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस मुस्लिम लीग ने बंटवारा करवाया उसके लोग बाकायदा संविधान सभा में बैठे रहे, बड़े बड़े पदों पर गए। एएमयू नाम का बदनुमा दाग अभी भी हमारी छाती पर है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और हम सर्वधर्म संभाव की खिचड़ी खाते हुए मस्त हैं, एक महान निद्रा में हैं, और बंगाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अगर बंगाल ने राष्ट्रवाद के पक्ष में वोट दिया तो शायद बंगाल की दशा और दिशा बदले, लेकिन अगर आज वो फिर से टीएमसी के साथ जाता है तो इसका मतलब ये तय होगा कि बंगालियों ने ठान लिया है कि बंगाल को बांग्लादेश बना देना है और उसके मुस्तकबिल को, उसके भविष्य को अंधेरे में धकेल देना है। अभी राजदीप ने एक और नया काम किया है, और उसने ये किया है कि वह अपने ही पत्रकार पर बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ा है? क्योंकि उसको सच्ची बातें कौशिक डेका ने बता दी। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा लल्लन टॉप का, जिसमें राजदीप हैं और कौशिक डेका हैं और लल्लन टॉप के संपादक कुलदीप भी हैं। मैं साभार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको खोजने में आसानी हो। उसमें कौशिक डेका असम के बारे में बताते हैं और राजदीप की मुखमुद्रा धीरे धीरे बदलती जाती है, क्योंकि कौशिक डेका साफ साफ बताते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर असम को किस तरह से बियाबान में धकेला गया है। उन्होंने बार बार कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां की मूल आबादी को, इंडिजिनस आबादी को, हिंदू आबादी को कोने में डाल दें। और राजदीप जिस तरह से बिफरता है, राजदीप जिस तरह से गुस्से में आता है, वह देखने लायक है। इन लोगों की सेकुलरिज्म की गाड़ी ऐसे ही चलती है कि घुसपैठ को ये लोग जायज ठहराते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, कोई भी भारतीय अगर देखेगा, सिवाय घुसपैठियों के, सिवाय उनके मोहम्मडन भाई बंधुओं के, और सिवाय इन जैसे बेहुदा नाकारा निकम्मे लोगों के, तो उसका खून जाएगा। क्योंकि कौशिक जब कहते हैं कि टीईटी हुआ, कुछ घेटोज हैं जहां पर असमिया हिंदू नहीं जा सकते हैं पढ़ाने, जहां पर असमिया लोग नहीं जा सकते हैं पढ़ाने, क्योंकि वहां वो लोग तंग करते हैं। और बात चली उसी के साथ पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने अभी दाढ़ी बढ़ा ली है 2-4 दिनों की, क्योंकि वो छुप रहा था, और जब वह बाहर आया, जब सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिल गई, तो उसका ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम जीत कर निकला है। ये पूरा का पूरा देश इस तरह की विडंबनाओं से भरा हुआ है, जिसके कारण मैं बार बार कहता हूं कि ये देश है कि भटियार खाना है। क्योंकि पवन खेड़ा का जिस तरह स्वागत किया गया है वह अभूतपूर्व है। जिस तरह राजदीप सरदेसाई बाकायदा अपने स्टूडियो में बैठ के अपने ही संवाददाता से लड़ रहा है, भिड़ रहा है कि आप धर्म का नाम ले रहे हैं, आप रिलीजन के एंगल से बात कर रहे हैं। अरे मूर्खाधिराज, रिलीजन के एंगल से बात क्यों नहीं होगी? क्या 1947 में नहीं हुई रिलीजन की बात? क्या 1990 में कश्मीर में नहीं हुई? क्या अभी हाल में पहलगाम में पैंट खोलकर नहीं देखा गया? और क्या उस लुच्चे लफंगे 2 कौड़ी के जाहिल मौलाना रशीदी ने अभी नहीं कहा है कि कलमा नहीं पढ़ोगे तो काट दिए जाओगे? इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सेकुलर्स के मुंह में सुअर का गू भरा हुआ है। जबकि वो टुच्चा 2 कौड़ी का लफंगा साजिद रशीदी, जिसको 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, जो कहीं पंचर साटता रहता, वह आता है, उसको ये लोग स्टूडियोज में बुलाते हैं और उसके जो मन में आता है वो बकता चला जाता है। और देखिए वह मिलान किससे करता है। वह कहता है कि कुछ मियां लोगों को जबरन
जय श्री राम बुलवाया गया है या भारत माता की जय बुलवाया गया है। जय श्री राम भी नहीं हुआ, कहता है भारत माता की जय बुलवाया गया है। इस देश में ये लोग रहेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और उसके बाद उसकी तुलना किससे करेंगे? ये तुलना करते हैं कि कलमा नहीं पढ़ने पर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये वही बात है कि औरंगजेब बहुत सेकुलर था, वह मंदिरों को दान देता था। इतने झूठ और प्रपंच के बीच 2014 से खासकर जब भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, वोटों के माध्यम से रक्तहीन क्रांति हुई, उसके बाद से जब हिंदू बहुसंख्यक सवाल पूछने लगे हैं, हालांकि अभी भी अधिकतर हिंदू आपको दिखेंगे कि वो धिम्मी ही हैं। अधिकतर हिंदू उसी तरह की घटिया बातें करते हैं जिसको सेकुलरिज्म का नाम दिया जाता है, जिसको सेकुलरिज्म का चोला पहनाया जाता है। उस सब के बावजूद ये लोग एक तरफा चलाते हैं। राजदीप हो या रवीश हो, आप एक नाम और जोड़ लीजिए इसमें, हालांकि सूत्रहीन है। मैं लगातार इस पर करीबन 150-200 घंटे बोल सकता हूं। और मेरे फेसबुक पेज पर, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज मिलता है, उस डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मेरे फेसबुक पेज पर पतित पत्रकार नाम से एक पूरी श्रृंखला है, पत्रकारिता के कलंक नाम से एक पूरी श्रृंखला है, जिसमें चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, जिसने भी एजेंडाबाजी की है, वो सब के सब तथ्यों और प्रमाणों के साथ हैं। आप देखिए, ये रवीश कुमार, जब टीएमसी के मुखपत्र द टेलीग्राफ ने ये लिखा कि डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स द फर्स्ट इलेक्शन, जहां कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ, जहां कोई लाश नहीं गिरी, तो इस पर रवीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या है आपको पता है? रवीश पांडे कहता है कि इन सब आंकड़ों के माध्यम से के मिलिटराइजेशन, सैन्यीकरण को जायज ठहराया जा रहा है। और ये आदमी इस देश का ओपिनियन मेकर है, ये आदमी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। इस आदमी की एक घटिया टुच्ची सी किताब को फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोग लेके पढ़ रहे हैं, और ये आदमी आज कहा जाता है कि पत्रकारिता की सशक्त आवाज है। ये पत्रकारिता है या ये पक्षकारिता है? और ऐसे ही पक्षकारों ने इस देश की लुटी बोई है लगातार। आज भी 12 वर्षों के बाद भी अगर आज भी इनका इकोसिस्टम चल रहा है तो सिर्फ इसी वजह कि इन पत्रकारों की कमर नहीं तोड़ी गई है। इन सभी पक्षकारों की दुकानें तो बंद हो गई, ये सभी के सभी यूट्यूबर बन गए हैं, ये सभी के सभी अपनी दुकान समेट कर बैठ गए हैं। लेकिन अजीत अंजुम जो पूरी दुनिया को सिखाएगा, प्रधानमंत्री के बारे में कहेगा कि वो कैमरा लेकर चलते हैं, फलाना लेकर चलते हैं, लेकिन वह ये नहीं दिखाएगा कि जब उसके फ्लैट्स में, जब उसके अपार्टमेंट में आग लगती है तो वो पाइप जबरदस्ती लेकर केवल मैं, और वह अपने किसी पड़ोसी को नहीं पूछता है कि क्या हुआ, वह अपने किसी पड़ोसी से ये हालचाल नहीं पूछता कि आपने खाना खाया क्या, वह अपने किसी पड़ोसी को झांकने भी नहीं जाता। लेकिन वो अजीत अंजुम आज इस पूरे इकोसिस्टम की आंखों आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि अब राह नहीं सूझ रही है। इन तमाम धिम्मियों और सेकुलर्स के बावजूद आज हिंदू समाज जाग उठा है, और इसीलिए शायद ये भी है कि उधर प्राची से जब किरणें फूट रही हैं, और मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं, आपको मेरे बैकग्राउंड में कई सारी चिड़ियों की आवाज भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि मैं जानबूझकर आज लैपटॉप पर कर रहा हूं ताकि वो सुबह का आपको बढ़िया संगीत सुनाई दे। तो शायद बंगाल में भी नया सवेरा होने वाला है। बंगाल में भी आज वहां की जनता एक स्पष्ट जनादेश दे सकती है, जो तृणमूल के खिलाफ हो, जो वामपंथियों के खिलाफ हो, जो कांग्रेसियों के खिलाफ हो, जो इस पूरी रवायत के खिलाफ हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ सुबह सुबह बिल्कुल टटका टटका एकदम ताजा बंगाल की और पत्रकारिता के कलंकों की पूरी खबर ली है मैंने।
और ये सूची अंतहीन है, आप इसमें जोड़ते जाइए। आप जरूर अपनी राय बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो तनिक भी आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज आगे बढ़ाइए, और व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। इसी तरह अपना स्नेह बरसाते रहिए, हमें उस प्रेम रस में भीगना बड़ा अच्छा लगता है साहब। तो अभी के लिए इतना ही, एक विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।